गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन पहले होता क्या है, देखिए प्लेन जब भी हम बात करते हैं तो प्लेन हम ये भी मान ले सकते हैं कि ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है ये भी एक प्लेन है। अगर हम ज़मीन माने ये भी एक प्लेन है, मेरा टेबल का टॉप है ये भी एक प्लेन है। तो उसमें कोई मोशन हो रहा है तो वो कैसा होगा, इट विल बी इन 2 डायमेंशंस, एक्स और वाई। अगर ऐसे लें तो ऐसे एक्स और वाई, अगर इसमें ले लेता हूँ मैं तो ऐसे एक्स और ऐसे वाई। एंड सो द मोशन विच इज इन 2 डायमेंशन इट इज कॉल्ड एज मोशन इन ए प्लेन। अब जब एक प्लेन में मोशन कर रहा है कोई बॉडी, तो अब हम निकालेंगे कि उसकी डिस्प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं। सपोज कर लो ये आ गया हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशन में, ये 0 है, इधर एक्स है, इधर वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई एक्स और ये वाई। अब हमने मान लिया कि एक पार्टिकल t1 टाइम पे इस पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे था, ये ए पॉइंट है, और जब ए पॉइंट पे वो पार्टिकल था उस समय टाइम क्या था, t1 था, और इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x1 और y1। x1 y1 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से या इसके बराबर जहाँ तक x1 था और यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर था कितना था, y1 था। और इसका पोजीशन वेक्टर जो था वो पोजीशन वेक्टर था इसका r1। ठीक, अच्छी बात है। चलो जी, फिर उसके बाद हमने ये सपोज किया कि एट टाइम t2, जब टाइम t2 हो गया उस समय ये पार्टिकल यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच गया। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया B, और B पॉइंट पे जब ये पहुँचा तो उस समय इसके कोऑर्डिनेट थे x2 और y2। मतलब कहने का हो गया यहाँ से यहाँ तक कर x2 और यहाँ से यहाँ तक कर y2, और इसका जो था पोजीशन वेक्टर यहाँ से वो था r2। इतनी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए ये पार्टिकल जो था इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने पढ़ा था। उस समय हमने कहा था कि एक टाइम इंटरवल में जो उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ए और बी को अगर मैं मिला दूं ये, तो इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितनी की है, ए बी को मान लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर था, इट वाज डेल्टा आर, और टाइम इसको यहां में जाने में लगा डेल्टा टी, स्मॉल टाइम लगा इसको। इतनी सी बात आप बना लेंगे अच्छे से। अच्छा, तो अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं। ये आ गया आपका x1 और यहाँ से ये आ गया आपका y1, और ये आ गया x2 और ये आ गया y2। चलो और अच्छा हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी, इतनी सी बात लिख लेंगे आप। लेट अ पार्टिकल इज एट पॉइंट ए एट द टाइम t1 एंड इट इज हैविंग द कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1। आफ्टर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एंड एट टाइम t2 द पार्टिकल वाज एट पॉइंट b हैविंग द कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2 and the small interval between t2 and t1 was delta t. The position vector of point A was r1 and the position vector of B is r2 and the position vector of the displacement is delta r. इतनी सी बात लिख लेंगे। अच्छी बात है, जब इतनी सी बात लिख ली तो अब आप मुझे बताइए देन r1 किसके बराबर आ गया। जब हमने पोजीशन वेक्टर किए थे उस समय आपको एक बात बताई होगी कि इसको लिखा जाता है x1 इंटू आई प्लस y1 इंटू जे। मतलब x की तरफ ये हमारा पोजीशन वेक्टर जो है तो ये हमारी डायरेक्शन बताएगा, इस तरफ कितना है, यहाँ से यहाँ तक x1 डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये आपका y1 है।
ऐसे ही R2 आ गया, R2 कितना हो जाएगा, x2 इंटू आई प्लस y2 इंटू जे। इतनी सी बात तो आ जाएगी दिमाग में क्लियर, अच्छी बात। और फिर उसके बाद यहाँ से R1 ऐसे था, यहाँ से R2 ऐसे था, यहाँ से डेल्टा R ऐसे था, अच्छी बात है। अब हम इनका एरोज का ध्यान रखना, अब हमारे काम की चीज़ आ गई है। अब मुझे बताइए ओ ए बी ये जो ट्राइंगल है, इसमें अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बनेगा, R1 टेल टू हेड, यहां से यहां डेल्टा R टेल टू हेड, सेम इसका ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में ये है, ये वाले, इसका मतलब R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। नो, R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू R2 हो गया। इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना R, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख देना, इसको अच्छे से याद रहेगा आपको। अच्छा जी, अब इसमें लगा दो, अब 1 मिनट ठहरो। अब इसमें से R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू R2 है, तो यहाँ से डेल्टा R निकालो। डेल्टा R किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये एक जगह हमने कहीं और भी लिखी होगी, और एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके पूछा भी था, ये इसका जवाब आ जाएगा कि उस समय हमने क्यों वहाँ पर लिखा था कि डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1 होता है, और ये इसका रीज़न है। तो अच्छा, अब आप क्या कीजिए, डेल्टा R इज इक्वल टू R1 और R2 की वैल्यू यहाँ से लगा दीजिए। R2 क्या है, x2i प्लस y2 इंटू जे, माइनस R1 की वैल्यू क्या है, ये वाली, x1 इंटू आई प्लस y1 इंटू जे। अब इस ब्रैकेट को खोलना, x2i प्लस y2 इंटू जे माइनस x1i माइनस y1 इंटू जे। अब आई लग और जे लग कर लो, ये और ये आई वाली, x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे हो जाएगा। इतनी सी बात आ जाएगी। ये आ गई आपकी डेल्टा R। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड ये आपको पता है ऐसे होता है, अंडर रूट x1 जा एक बात मैं कह सकता हूँ, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 को यहाँ से कैसे लिखेंगे, ये आ गया माइनस y2 माइनस y1, इतना आया ना जी ये, और x2 माइनस x1 आ गया इतना। अब इसको अगर मैं डेल्टा x लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ डेल्टा y, क्योंकि स्मॉल चेंज है यहाँ पर हमने, ताकि आपको अच्छे से समझाए इसलिए मैं काफ़ी बड़ा बड़ा करके बनाया, अदरवाइज दे आर वेरी स्मॉल चेंज। तो x2 माइनस x1 को अगर मैं डेल्टा x लिखूँ तो ये आ गया डेल्टा x का स्क्वायर, प्लस इसको अगर मैं डेल्टा y लिखूँ तो ये डेल्टा y का स्क्वायर आ जाता है। अगर आपको ऐसे दिमाग में इसकी आ जाए, पड़ जाए तो अच्छी बात है। अगर आपको दिक्कत आती है तो ऐसा हो सकता है, देखिए ये एक राइट ट्रायंगल है ऐसे वाली, और यहाँ से यहाँ तक ये है डेल्टा x, यहाँ से यहाँ तक ये है डेल्टा y, और ये राइट ट्रायंगल है, ये डेल्टा r है ये वाली। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ऐसे ही डेल्टा r का स्क्वायर आ जाएगा इसके बराबर, और जो डेल्टा जो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल्टा r किसके बराबर आ जाएगा, इसका अंडर रूट करके, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। अब हमारे पास दो केस बनते हैं। एक केस हमारे पास ये बनता है कि व्हेन द मोशन इज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन है तो उस समय हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर हो जाएंगे, x और y हमने निकालना है। अभी हम निकाल देते हैं। Suppose that the
body or the particle is moving with uniform velocity v। पहला केस आ गया when the motion is with uniform velocity, तो हम क्या सपोज करते हैं, इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो तो हमारे पास है डेल्टा आर है, इसको r2 माइनस r1 लिखेंगे। उसमें क्या r2 माइनस r1 आ गया, ये आ गई इसकी डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना आ गया t2 माइनस t1। मतलब एक जो बॉडी थी, एक पार्टिकल जो था, उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट की है इतने टाइम में, और हमने मान लिया कि वेलोसिटी क्या थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या थी, v थी। अब v जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, इससे मैंने ऐसे लिखी है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी हम क्या कहेंगे, v किसके बराबर आ जाएगा, r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 आ जाएगा, कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके अच्छा, अब हम एक चीज और मानते हैं कि अगर जो हमारा टाइम था वो जो t1 जो था वो मतलब 0 था, और जो t2 था वो अगर हम मान लें t, तो फिर उस समय जो r1 था वो आ गया r0, मतलब t1 अगर 0 था तो r1 इक्वल टू r0, और अगर t2 t था तो r2 किसको लिखेंगे, हम r लिख देंगे, खाली r लिख लेते हैं। तो इनकी वैल्यू लगाओ जरा इसके बीच, तो हमारे पास v किसके बराबर आ जाएगा, v हमारे पास आ गया r2 किसके बराबर है, r माइनस r0 डिवाइडेड बाय t, because t2 is equal to t and t1 is equal to 0, and so t minus 0 is equal to t हम लिख सकते हैं। ओके, अब ये t इधर आ जाएगा, तो ये आ गया vt is equal to r माइनस r0। अब इसमें से तो r किसके बराबर आ जाएगा, r is equal to r0 प्लस vt। इतनी सी बात आ गई। अच्छा, अब r0 और v इनको हम लिखेंगे तो हमारे कंपोनेंट्स में। नो, तो r किसके बराबर आता है कि r को मैं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे। इसको क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा, और अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो r0 को हम क्या लिखेंगे, x0 आई प्लस y0 इंटू जे, और ऐसे ही v जो है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जे आ गया vx इंटू आई प्लस vy इंटू जे, मतलब x और y की तरफ इसके जो कंपोनेंट्स हैं हमारे वो हम लिख देंगे। अब r0 और v की वैल्यू इसके बीच लगा दो, तो r में आ गया x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे इज इक्वल टू r0 x0 इंटू आई प्लस y0 इंटू जे, उसके बाद प्लस v इंटू टी है, तो ये v की वैल्यू आ गया vx इंटू आई प्लस vy इंटू जे इंटू टी, इसके बराबर आ गया। अब ये बिल्डी आप जो ब्रैकेट खोल लीजिए, x0 आई प्लस y0 इंटू जे प्लस vx आई इंटू टी प्लस vy इंटू जे इंटू टी। अब आई और जे इकट्ठे कर लीजिए, जे आई और जे आई, x0 प्लस vx t इंटू आई आ जाएगा जी, प्लस जे वाली ये और ये इकट्ठी कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका y0 प्लस vy इंटू जे। अब ये इक्वेशन जो है x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे, ये इक्वेशन जो है ये उसी समय होल्ड गुड करेगी, उसी समय ये पूरी मान्य होगी कि अगर i और j के जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों तरफ वो एक दूसरे के बराबर हों। इसका मतलब क्या हो गया, इधर तक को i का कंपोनेंट i का कोफिशिएंट ये है, इधर i का कोफिशिएंट ये है, मतलब ये चीज इसके बराबर हो, दैट इज
आपने लिखना है इसको, दिस इक्वेशन विल होल्ड गुड ओनली इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे आर सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। दैट इज x किसके बराबर हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा, x0 प्लस वी एक्स इंटू टी, एंड y किसके बराबर हो जाएगा, y0 प्लस वी वाई इंटू टी। So my dear students, this is the equation for the displacement, that is x and y when the body is moving with uniform velocity in a plane, two dimensional motion। अब इसका दूसरा पार्ट एक और भी आपके सिलेबस में है कि अगर ये वो जो उसका पार्टिकल का मोशन है, जब बॉडी का जो मोशन है वो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ है तो फिर उस समय जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स किसके बराबर हो जाएंगे। अब चूंकि वेलोसिटी थी तो हमने निकाले हैं डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स, अगर एक्सेलरेशन है तो फिर हम निकालेंगे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। अभी निकाल देते हैं, देखिए 2 मिनट में कैसे निकलता है। लेट अस सपोज दैट a body is moving in a 2-dimensional plane with uniform acceleration and the velocity changes from v1 to v2 in time t1 to t2, that is the change in velocity is equal to v2 minus v1 and change in time is equal to t2 minus t1 and acceleration is a which is constant। तो फिर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, और इसके ऊपर ये वेक्टर जरूर बना लेना, क्योंकि वेक्टर के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अच्छा, अब फिर जैसे आपने पहले सपोज किया था, सपोज इफ t1 इज इक्वल टू 0 एंड t2 इज इक्वल टू t, तो उस समय जो v1 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर, और v2 किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर। इतनी सी बात हो जाएगी। चलो जी, जब इतनी सी बात हो जाएगी तो इन वैल्यू को इसके बीच में पुट कर दो, तो a किसके बराबर आ जाएगा, a विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1, v2 आ गया v और डिवाइडेड बाय t किसके बराबर आ गया, एक गलती कर दी शायद हमने, यहां पर v1 0 नहीं हो सकता, v0 होगा, सॉरी v0। तो ये जो v2 होगा v और माइनस v1 हो जाएगा v0 और डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय t। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो v माइनस v0 इज इक्वल टू a इंटू टी। इनके ऊपर ये जरूर लगा लेना, ये मैं छोड़ते जा रहा हूँ कहीं से, इनको आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा, नो इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम जो इसके इनके v के कंपोनेंट्स हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं, a के कंपोनेंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आपको याद होगा कि v जो होता है वो किसके बराबर होता है, vx इंटू आई प्लस वी वाई इंटू जे। अच्छी बात है। उसके बाद v0 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा v0x इंटू वाई प्लस v0y इंटू जे। उसके बाद a जो है तो a कैसे निकलेगा, a निकलेगा ax, ऐसे ही जैसे इनका हम कर रहे हैं ax इंटू आई प्लस ay इंटू जे। अब इन तीनों की वैल्यूज इसके बीच में लगा दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v की जगह आ गया vx इंटू आई प्लस vy इंटू जे इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, इस v को इस तरफ ले जाएं, एक स्टेप यहाँ और भी जोड़ सकते हो आप, v इज इक्वल टू v0 प्लस at भी लिख सकते हो एक स्टेप, अदरवाइज शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो ये जब इधर आ जाएगा v0, तो v0 किसके बराबर आ गया, v0x इंटू आई, v0x इंटू आई प्लस v0y इंटू जे प्लस at है ना, at के लिए a आ जाएगा axi, ax इंटू आई प्लस ay इंटू जे इंटू टी। अब उस ब्रैकेट को खोलिए, इस ब्रैकेट को खोल करके जो आई अलग उसके बाद जे अलग, तो ये आ जाएगा वी एक्स आई प्लस वी वाई इंटू जे इज इक्वल टू
v0x इंटू आई प्लस v0y इंटू जे प्लस axi इंटू टी प्लस ayj इंटू टी। अब आई लग इज इक्वल टू v0x प्लस ये ax इंटू टी, इसके आगे आ गया आई प्लस जे वाली जे v0y प्लस ayt इंटू आई इंटू जे, सॉरी ऐसे। अब vx इंटू आई प्लस vy इंटू जे। Now this equation hold good. This equation will true only if the coefficients of I and j are same on both sides of this equation. That is, इसका आगे कोफिशिएंट vx इज इक्वल टू v0x प्लस ax इंटू टी एंड vy किसके बराबर हो जाएगा, इसका j का कोफिशिएंट, और इधर j का कोफिशिएंट आ गया v0y प्लस ay इंटू टी। इसको डिब्बा बना लेना, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और ए बॉडी इन ए प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन। इसमें आपको दो चीज़ों का ही तो आपको निकालने का है, एक तो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, फिर नंबर दो आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और जब एक्सेलरेशन उसकी यूनिफॉर्म है तो उस समय उसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या होंगे। ये दो चीज़ें निकालनी है, काम आती हैं। एंड आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, दिमाग में बैठ का हो गया। बट इवन देन इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, फील फ्री टू राइट इन कमेंट बॉक्स और इन द व्हाट्सएप ग्रुप जो आपकी क्लास का ग्रुप है, उसमें आप लिख सकते हैं, हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को 2 या 3 बार इसको चला करके देखिएगा, ताकि एक बार में हो सकता है आपको समझ पूरी ना आए, और आई होप उसके बाद समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।